Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 3 Salient Features of the Constitution, part 2. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा जहाँ हर पर्सन को सेम राइट्स मिले, उसके पास फ्रीडम हो, उसके पास इक्वल चांसेस हो सक्सेसफुल होने के, और साथ ही साथ उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ये क्या होता है? सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। समाज में सब समान हैं, सबके साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो बेटा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेती हैं जिससे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर पाए, लागू कर पाए। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, है ना, कि सरकार को ये करना है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली स्टेप्स लेती हैं जिससे वो इम्प्लीमेंट कर पाए किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है बेटा कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है हर बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, कि भाई आपको पढ़ना कंपलसरी है। हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और जितने गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उसमें भी, ठीक है। इवन हम तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ सीट्स रिजर्व करा के देंगे कि भाई आप लोग, अगर आपके आसपास गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। भाई प्राइवेट स्कूल का लॉस होगा क्या? नहीं, उन्हें उनकी फीस कौन पे करेगी? गवर्नमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ ही गया है तो ये हमारे बच्चों के लिए कंपल्सन हो गया है कि अगर उनकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में है तो उन्हें पढ़ना ही है। उन्हें सरकार क्या दे रही है? फ्री एजुकेशन दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में भी। और ये एक्ट कहता है कि भाई जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें भी अपनी 25% सीट्स को उन बच्चों के लिए रिजर्व करना है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ले सकते हो, इवन जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब भी अपने 25% सीट्स को रिजर्व रखेंगे उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान। और ये सब सरकार किस प्लान के अंतर्गत कर रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान। कि भाई स्कूल तो प्राइवेट है पर 25% बच्चों की जो फीस होगी, जो पुअर होंगे, वो कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। क्लियर है? चले आगे। चलो बेटा जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी स्पेशल स्कॉलरशिप देती है किसको? सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है। क्लियर है? हमारे जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनके बच्चों को सरकार क्या देती है? बहुत सारी स्कॉलरशिप्स। और इवन हमने हमारी कंट्री में एक और सिस्टम को भी फॉलो कर रखा है जिसे कहते हैं रिजर्वेशन। तो हमारे यहाँ जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। बेटा हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी अपलिफ्ट करना है, तो हमने इनके लिए जॉब्स में भी रिजर्वेशन रखा है कि भाई इतनी सीट्स पे शेड्यूल कास्ट का बंदा ही आएगा, इतनी सीट्स पे शेड्यूल ट्राइब का ही आएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमने सीट्स रिजर्व की हैं, ठीक है। इवन नीट जैसे एग्ज़ाम में भी ये प्रोविज़न है। नीट हो, आईआईटी हो, आप रेलवेज का फॉर्म भरो, हर जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अब एक ऑफेंस माना गया है, ठीक है। अगर आप छुआछूत, अनटचेबिलिटी करते पकड़े गए तो आपको लॉ पनिश करेगा। आपको ऐसे नहीं करना है भाई, तुम लोअर कास्ट हो, तुम वहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं जा सकते, इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। अगर गलती से भी ऐसा किया ना तो पुलिस पकड़ लेगी। बेटा मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। कितनी बार हम लोग कहते थे कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम होना चाहिए,
है ना, क्योंकि कुछ ब्राह्मण्स भी हैं जो पुअर हैं, कुछ क्षत्रिय भी हैं जो पुअर हैं, पर इन्हें तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे रिजर्वेशन की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनको भी रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। भाई इनकी इनकम कम है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, EWS को, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, हायर एजुकेशन में EWS के लिए भी रखा है। हायर एजुकेशन में भी EWS रिजर्वेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में भी है। बेटा अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, अपर कास्ट का है, तो उसे तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, पर वो इकोनॉमिकली इतना वीक है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से नीट की कोचिंग नहीं दे पा रहा था, IT की कोचिंग नहीं दे पा रहा था, या और किसी वजह से वो उतना नहीं पढ़ पाया, तो भाई उसको भी हमने रिजर्वेशन दे दिया है। ये जो प्रोविज़न है उसे इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट में। 103वां जो संविधान संशोधन हुआ, 103rd जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कब हुआ? ये जनवरी 2019 में। गवर्नमेंट थी बीजेपी की और PM थे नरेंद्र मोदी। ये जो हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाए हैं, ये किस उद्देश्य से लाए हैं? कि भाई हमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कमिटमेंट को पूरा करना था कि हम एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। किसके बीच में भी? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके बीच में भी हम एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट थी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले ही बात कही गई थी, क्योंकि हमें वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी इकोनॉमी का मेन पार्ट बनाना है, और ये हम पहले ही कमिट कर चुके हैं। कब? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो इस एम को फुलफिल करने के लिए ही हमने 103rd अमेंडमेंट किया। कब? 2019 में। चलो, ये जो बेनिफिट है EWS के, वो किस किस को मिलेंगे बेटा? हम डिस्कस करेंगे कि किसको इसका फ़ायदा मिलेगा। बेटा जिसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा वो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करे। एक कंडीशन नहीं, ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पूरी करे, ये भी पूरी करे, ये भी पूरी करे। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको EWS का फ़ायदा मिलेगा। पहला, आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। आप किसी भी सोर्स से पैसा कमाते हो वो हमें मतलब नहीं है, पर पैसा 8 लाख से कम हो। दूसरा, आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन हो। आपकी इनकम भी 8 लाख से कम हो, आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन हो, और आपका जो घर बना हो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम एरिया में बना हो। पीपल हु हैव हाउस लेसर देन 1000 स्क्वायर फीट, और आपका जो प्लॉट हो वो नोटिफाइड म्यूनसिपल एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड से कम का ही होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी कि घर बना हो तो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा में ना बना हो, ज़मीन हो, प्लॉट हो तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नोटिफाइड एरिया में, म्यूनसिपल एरिया में, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, 8 लाख से ज़्यादा आपकी एनुअल इनकम ना हो। ये तीनों पूरी करोगे तभी आपको EWS का बेनिफिट मिलेगा। पढ़ेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर को, मतलब आर्थिक कल्याण को। तो क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वेलफेयर लाने के लिए? तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया है, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लेके आई है, लैंड सीलिंग एक्ट लेके आई थी, जिससे एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी ज़मीन रख सकता था उसकी सीलिंग थी। अगर मैक्सिमम सीलिंग से ऊपर उसके पास कोई ज़मीन थी तो इसको पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। ठीक है, लैंडलेस लेबर को दे दिया जाता था। तो हमारी सरकार ने ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया है, पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लेके आई है, जिससे हमारी रूरल इंडिया के फ्यूडल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। पहले फ्यूडलिज्म चलता था, सामंतवाद चलता था, उस सामंतवाद को ख़त्म करके रूरल इंडिया को प्रॉस्पर बनाने के लिए हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम चलाए हैं, लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए हैं, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। सेकेंड पॉइंट है बेटा, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल। बेटा जब भी गवर्नमेंट किसी लैंड को अक्वायर करेगी
तो वहाँ के लोगों को प्रॉपर रहने की जगह देगी, इसे कहेंगे रिहेबिलिटेशन। लैंड एक्वायर करेगी तो कॉम्पनसेशन फेयर देगी। कई बार जब हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना रहे होते हैं, हाईवेज बना रहे होते हैं, तो हमें ज़मीन लेनी पड़ती है, तो जो ज़मीन होती है हम फार्मर्स से लेते हैं, तो इन फार्मर्स को प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, ये इंश्योर कराती है सरकार। कई बार डैम बनाने के लिए हम पूरे के पूरे विलेज को खाली कराते हैं, तो ये जो विलेज पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं, इन्हें कहीं पर और प्रॉपर तरीके से ज़मीनें दी जाए, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल कब आया? 2013 में आया है ना, सितंबर 2013 में इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ये जो एक्ट था ये इफ़ेक्ट में कब से आया? जनवरी 1 2014। इस एक्ट का एम था कि लैंड एक्विजिशन को प्रॉपर किया जाए, इसके लिए प्रॉपर लॉज बनाए जाए, रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन लोगों का हो जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं लैंड एक्विजिशन से। अगर आपने इस गांव को खाली करवाया तो यहाँ जितने भी लोग थे उन सबके ऊपर आपके डिसीजन का इफेक्ट आया है, तो इन सबको कहीं प्रॉपर जगह दे दो रहने के लिए, है ना बेटा। ये एक्ट ये भी कहता है कि आपको फेयर कॉम्पनसेशन देना है उन लोगों को जिनकी ज़मीनें आपने ली हैं। पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार किस रेट से खरीद रही है, किससे खरीद रही है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। भले ही वो ज़मीन सरकार खरीद रही हो, कोई बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद रहा हो, बिजनेसमैन खरीद रहा हो, भले ही वो फैक्ट्री लगाने के लिए खरीद रहा हो, बिल्डिंग बनाने के लिए खरीद रहा हो, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा हो, है ना। डैम बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और आपको ये भी इंश्योर कराना है कि जिनके ऊपर भी आपके इस काम का इफेक्ट आए उन्हें प्रॉपरली रहने की जगह मिल जाए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा होना चाहिए। बेटा ये जो एक्ट आया ना, इस एक्ट ने किसको रिप्लेस किया, किसको बदल दिया? लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1894 में आया था। ये लगभग 120 साल पुराना हो गया था और ये ब्रिटिश रूल के टाइम पर बना था। लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे, बना था 1894 में, 120 साल पुराना हो चुका था। इसको रिप्लेस करके अब हमारे पास जो एक्ट आया है उसका नाम है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल। ये पार्लियामेंट से पास होके एक्ट कब बन गया था? सितंबर 2013 में, पर इसे फोर्स में इफेक्ट में लाया गया जनवरी 1 2014 से। बेटा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइजेशन किया। हमारे इंडिया में बैंक सारे नेशनलाइज्ड हैं, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज नेशनलाइज कर ली उस टाइम सरकार ने, है ना। LIC, GIC, ऐसा क्यों किया था सरकार ने? और एक्चुअल में नेशनलाइजेशन बैंक का जो स्टार्ट किया था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिससे कि हम हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, पुअर्स तक भी इसके बेनिफिट को पहुंचा पाए। क्योंकि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में रखते हैं, तो हम देखते हैं वेल्थ का एक्यूमुलेशन होता है। तो वेल्थ के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया? बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा लिया, इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, और कुछ की इंडस्ट्री जैसे गेल, भेल, इनको नेशनलाइज कर दिया, जिससे हम ये इंश्योर करा पाएँ कि इसका जो बेनिफिट होगा वो पूरी सोसाइटी को मिलेगा। इन से जो भी रिसोर्स हम जनरेट करेंगे उससे हम बेस्ट सर्विस देंगे कॉमन गुड के लिए, मतलब सब तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ की इंडस्ट्रीज़, ये इसलिए किया गया है जिससे हम इंश्योर करा पाए कि जो ऑनरशिप है मटेरियल रिसोर्सेज की, किसकी? कम्युनिटी की, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे हम बहुत कुछ अचीव कर पाएँ, बेस्ट सर्विसेज अचीव कर पाएँ बहुत सारे लोगों के लिए, कॉमन गुड के लिए। बेटा अगर सारी चीज़ें उस टाइम हम प्राइवेट हाथों में दे देते ना, तो आज जिस लेवल पे हमारे मतलब जो लोग पीछे रह गए थे वो जितना आगे आ पाए उतना नहीं आ पाते। क्योंकि हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म में कुछ लोग बहुत रिच होते जाते हैं तो कुछ बहुत पुअर रह जाते हैं। तो हमारी सरकार की सोच उस टाइम सही थी कि भैया हमको सबको साथ लेके चलना है, तो उतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट नहीं करना है, कुछ की इंडस्ट्रीज़ तो हमारे पास रखनी ही है। मैं मानती हूँ कि ये उस टाइम के लिए सही डिसीज़न था।
पर अब सिनारियो चेंज हो गया, अच्छा है तो हमारी सरकार कुछ चेंजेस कर सकती है। पॉइंट डिस्कस करूँ उसके पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में। तो बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में है। ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार पूरे ना करें तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर वहीं पे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं। जो सिटीजन्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। They are meant for the government to create certain privileges for the citizens। बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये सरकार को इसलिए बताए गए कि भाई आपको कुछ प्रिविलेजेस सिटीजन्स को देने हैं। दे आर प्रिविलेजेस इन एग्जिस्टेंस फॉर सिटीजन्स टू इन्जॉय। आज हमारा सिटीजन्स किन चीज़ों को एंजॉय कर सकता है उन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स। और जबकि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कुछ प्रिविलेजेस कुछ क्लासेस के लिए तैयार हो जाए, सिटीजन्स के लिए तैयार हो जाए, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पढ़ ले बेटा। बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये सरकार को ये कहते हैं कि आपको कुछ प्रिविलेजेस सिटीजन्स के लिए क्रिएट करने हैं। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं जिनको सिटीजन एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन है बेटा सरकार के लिए कि आपको कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, आपको लोगों तक ये पहुंचाना है, आपको फ्यूचर में लोगों को ये भी देना है, ये भी देना है। पर ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं सरकार के ऊपर कि आपको लोगों के साथ ये नहीं करना है, लोगों के साथ ये नहीं करना है। आई बात समझ में? फिर से सुनो। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये सिर्फ मियर डायरेक्शंस हैं, किसके लिए, सरकार के लिए, कि आपको कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे करने चाहिए फ्यूचर में, जब आपकी जैसी जैसी व्यवस्थाएं बने आप इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। पर जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस ही है सरकार के ऊपर कि आपको सिटीजन के साथ ये नहीं करना है, आपको सिटीजन के साथ ये नहीं करना है, उनको ये देना है और ये तो देना ही है। इनका जो स्कोप है वो ज़्यादा है क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बेटा जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसका स्कोप ज़्यादा है क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में डील करते हैं। पर इनका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। तो बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इस बात की भी बात करते हैं कि अगर दो व्यक्ति इक्वल काम कर रहे हैं, भले वो मेल हैं, फीमेल हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, तब भी उन्हें पे इक्वल ही किया जाए। मेल और फीमेल अगर एक जैसा ही काम कर रहे हैं, एक ही काम में वो इंडल्ज है, तो मेल और फीमेल के वेजेस इक्वल होने चाहिए। ये भी हमारी सरकार इंश्योर कराती है और इसीलिए हमने क्या बना रखा है, मिनिमम वेज एक्ट 1948। इतनी मजदूरी तो आपने आपके मजदूर को देनी ही है। ये कौन तय करती है, सरकार। और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होते हैं। मिनिमम वेज एक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन चेंज होता रहता है। पहले 150 रुपये मिलते थे, फिर 300 रुपये मिले, फिर 400, 500 और अब 600 मिनिमम वेज की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारी सरकार है बेटा वो जस्ट पेमेंट की बात करती है और जस्ट पेमेंट का मतलब ये तो है कि भाई जितना मैं काम कर रही हूँ उस एवज में मुझे उतनी पेमेंट मिल जाए, है ना, मतलब काम के अकॉर्डिंग मुझे पे किया जाए। दूसरी बात, अगर एक मेल एक फीमेल एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें भी इक्वल पे मिले, है ना, इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क के लिए ये इंश्योर करना भी सरकार का काम है। और पेमेंट ऑफ वेजेस को गवर्न करती है हमारी सरकार, इसलिए उसने बहुत सारे कानून बना रखे हैं और उन्हीं में एक कानून है मिनिमम वेज एक्ट, जिसे टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, अमेंड किया जाता है और पेमेंट इतनी रखी जाती है, मजदूरी इतनी रखी जाती है कि कम से कम वर्कर की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्कीम को जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। पर्सनली आई ऑल्सो लाइक दैट स्कीम
because out of n number of schemes which is run by government, this is most fascinating. क्यों? क्योंकि बेटा इसमें पुअरेस्ट ऑफ पुअर मिडिल क्लास सबको सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े अमाउंट का इलाज फ्री मिल जाता है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, बीजेपी गवर्नमेंट की ये योजना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है जो 2018 में लॉन्च की गई थी। 2018 में आई थी आयुष्मान भारत योजना। ये अम्ब्रेला है 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स का। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड दूसरा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इन 2 स्कीम का कॉम्बिनेशन है। ये जो स्कीम है ये कवर कर रही है 10 करोड़ पुअर को, वल्नरेबल फैमिलीज़ को, और इन्हें 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रोवाइड कर रही है पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर में, है ना। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपको कोई सेकेंडरी केयर चाहिए, कोई टर्शरी केयर चाहिए, उसके लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से इस अमाउंट को भी रिवाइज़ किया है अभी और बढ़ा दिया है। अब बेटा इस स्कीम में आपको 5 लाख का कैश नहीं मिलता इलाज कराने के लिए। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हो और प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हो। आपका जो इलाज होगा उसका बिल बनाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये सारा अमाउंट कौन दे देगी? गवर्नमेंट दे देगी, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो। 3 चीज़ें इस स्कीम में याद रखना। ये कब आई थी? तो ये आई थी 2018 में। दूसरी चीज़, ये 2 प्रोग्राम्स को मिलके बनी है। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है आयुष्मान भारत। इसमें अभी 10 करोड़ लोगों को कवर किया गया है जो वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही बुरी स्थिति में थे। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाएगा सरकार के द्वारा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में। बेनिफिट्स जो है इस स्कीम के वो पोर्टेबल है, क्रॉस कंट्री, पूरी कंट्री में कहीं पे भी ले सकते हो। आप कैशलेस बेनिफिट ले सकते हो किसी भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में। आपको सरकार पैसा नहीं देगी बेटा, पर फ्री इलाज दे देगी। ठीक है, पूरी कंट्री में किसी भी हॉस्पिटल में। बेटा इसमें हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनाई गई है, एम्पैनल्ड मतलब लिस्ट किए गए हैं कि कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ये सर्विस मिलेगी। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स तो सारे ही हैं जिनमें ये बेनिफिट मिलेगा, पर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी लिस्ट है जहाँ पर आप जाके इलाज करा सकते हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इस स्कीम के अंतर्गत जो बहुत ही स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं, बहुत ही छोटे किसान जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, जो मार्जिनलाइज्ड किसान है, उन्हें 6,000 पर साल का दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट में इन्हें 6,000 रुपये दिया जाता है। किनको? मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, जो सीधे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। ये सीधे उस व्यक्ति को जिसको इसका फ़ायदा लेना है, मिलना है, उसके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। ये जो स्कीम है इसका एम है छोटे छोटे किसानों को हेल्प करना, जिससे वो इनपुट्स खरीद पाएँ, फर्टिलाइज़र खरीद पाएँ, सीड्स खरीद पाएँ, वाटर पम्प खरीद पाएँ, जिससे इनकी क्रॉप की हेल्थ प्रॉपर रहे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीद पाएँ और अप्रोप्रिएट यील्ड हो। बेटा जब खेतों में पानी होगा, यूरिया होगा, फर्टिलाइज़र होगा, तो ऑब्वियसली बात है क्रॉप अच्छी होगी और उससे इनकी इनकम बढ़ जाएगी। फिर से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स के लिए, इसके लिए 6,000 दिया जाता है मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स को, जिससे वो खाद बीज खरीद पाएँ। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, क्लियर है, और इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, ऐसे सरकार का सोचना है और बढ़ भी रही है। ये जो स्कीम है ये किसानों को प्रोटेक्ट करती है, जिससे वो मनी लेंडर के क्लचेस में, मनी लेंडर के डेट ट्रैप में, चंगुल में ना फंस जाए। जो लाला साहूकार होते हैं ना, वो 10 रुपये दे के 100 रुपये लिख देते हैं, कहीं पे भी अंगूठा लगवा लेते हैं। तो मनी लेंडर से हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब सरकार इन्हें पैसा दे रही है, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं ले रही है, और क्या चाहिए। ये मनी लेंडर तो कितने दुष्ट होते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे,
मुझे ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया मोदी गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस स्कीम के अंतर्गत बेटा 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। किसको? बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स को। वो घर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे उन्हें एलपीजी कनेक्शन दिया। इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है 1600 रुपये तक का। हर एलपीजी कनेक्शन में उन्हें कितने का सपोर्ट दिया सरकार ने? 1600 रुपये का। देखो, एलपीजी प्रोवाइड करना पुअर हाउस होल्ड्स को या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को एक अच्छा इम्प्रेशन हमारे इंडिया के लिए क्रिएट करेगा कि हमारे यहाँ अब चूल्हा नहीं जलता है, औरतें खाना बनाते टाइम परेशान नहीं होती, कार्बन एमिशन कम होगा। तो जब जब एक एक एलपीजी कनेक्शन हम बिलो पॉवर्टी लाइन को देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल कवरेज हो रहा है कुकिंग गैस का, हर घर में खाना एलपीजी पर ही बन रहा है। बेटा ये स्कीम औरतों को तो एम्पावर कर ही रही है, साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट कर रही है उनको, उनकी हेल्थ को, उनकी ड्रजरी को रिड्यूस कर रही है। जो बोरिंग काम बेचारी रोज रोज करती थी ना, लकड़ी लाओ, लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, जलाओ, फिर खाना बनाओ, धुएं में बैठो, लंग्स प्रॉब्लम झेलो, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो जो बोरिंग, जो मोनोटोनस उनका जॉब था वो भी रिड्यूस हो रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट कम आ रहा है, वो एम्पावर हो रही हैं और अब उन्हें कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है कुकिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये भी अच्छी योजना थी कि भाई हमारे गांव की औरतों तक क्या पहुंच गई है? एलपीजी। हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। सबके पास घर हो। ग्रामीण का मतलब क्या होता है? गांव में। आवास का मतलब क्या होता है? घर। आवास मतलब घर। गांव में जितने भी लोग हैं जिनके पास प्रॉपर घर नहीं है उनको घर देने का काम किया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। इस स्कीम में फिनेंशियल असिस्टेंस दिया गया जिससे कि गांव में भी पक्के घर बन पाए। और ये बेटा रईस किसानों को, रिच लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार दौलतदार को तो नहीं दिया होगा। किसको दिया होगा? वो किसान जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, जिनके पास घर नहीं है ना। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने होमलेस लोगों के लिए घर बनाए, जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए घर बनाए, या जिनका घर डायलापिटेटेड कंडीशन में था, जर्जर था, टूटा फूटा था, उनके लिए घर बनाए। जो कॉस्ट था घर बनाने का वो दोनों ही शेयर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन द रेशो ऑफ 60-40। 60% देगी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% देगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर प्लेन एरिया में है ना, जैसे यूपी में घर बन रहा है, एमपी में घर बन रहा है, प्लेन्स पे घर बन रहा है तो 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट देगा। पर अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज़ में घर बनाने का काम चल रहा है तो 90% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देगी स्टेट गवर्नमेंट। ये जो असिस्टेंस है ये हर बेनिफिशरी को दिया जाता है। प्लेन एरिया में कितना दिया जाता है? 1,20,000 और हिली स्टेट्स में कितना दिया जाता है? 1,30,000। हिली स्टेट्स हो, डिफ़िकल्ट एरियाज़ हो, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान अगर ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया के लिए चल रहा हो तो 1,30,000 और प्लेन में 1,20,000 रुपये दिया जाता है। जो बेनिफिशरी होते हैं उन्हें 90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है। किस स्कीम के अंतर्गत? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब जिसका नाम हो गया जी राम जी, नया नाम आ गया है। अब मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल के जी राम जी रख दिया गया है ना। इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशरी को घर बनाने के लिए जो मदद मिलेगी उसे 90 दिन का रोजगार भी मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर भी मिलेगी और वो लोन ले सकता है 70,000 तक का। देखो 1,20,000 सरकार दे रही, 70,000 का वो लोन ले 2 लाख में अपना छोटा मोटा घर बन ही जाएगा। दीज हाउसेज विल बी इक्विप्ड विथ फैसिलिटी, और इन घरों में टॉयलेट होगा, एलपीजी कनेक्शन होगा, बिजली होगी, पीने के पानी की व्यवस्था भी होगी। अब बेटा यहाँ से जो पार्ट आपके चैप्टर का बच रहा है वो हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। मैं अभी पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है।